हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MP वर्ग 2 साइंस की ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने हमारे ब्रह्मांड वाला जो टॉपिक दिया है उसको कवर किया था और उसके लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल 10 प्रैक्टिस सेट पूरे विश्लेषण के साथ में दिए थे। जिसने भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूती के साथ में होगी और आपका जो आपने मैटर पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद हमने मापन वाला टॉपिक पढ़ा था और उसके भी आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दे दिए थे। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो भी हमारा कवर हो चुका है, केमिस्ट्री वाला। ठीक है, अब केमिस्ट्री में अणु, परमाणु, धातु, अधातु, पदार्थ, यौगिक, तत्व, पदार्थ की अवस्थाएं, पृथक्करण विधियां, ये भी हमारी पूरी क्लियर हो चुकी थी। इसके प्रैक्टिस सेट आपको नहीं करा पाए थे तो जितना भी अधिक से अधिक हो सकेगा आपको प्रैक्टिस सेट देने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपके केमिस्ट्री वाले भी जो टॉपिक हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट यदि आप लगा पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा और आपका रिवीजन भी होगा और जो कुछ भी नए क्वेश्चन यहाँ निकल करके आएंगे वो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी केमिस्ट्री वाला जो थर्ड पार्ट दिया गया है आपके सिलेबस में, पदार्थ की अवस्थाएं, पृथक्करण की विधियां, तो हम चैप्टर वाइज ही इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है सजीव जगत वगैरह, तो वो हमारा शुरू हो चुका है। तो उसकी भी 1-2 क्लासें हमने डाल दी हैं, तो सारी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। और इसमें हम पदार्थ की अवस्थाओं से बनने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, और ये आंसर आपको लगाना है और अंत में बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों के कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, फिर इसका विश्लेषण भी आपको देंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और इसके इर्द गिर्द यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से आंसर लगा पाएँ। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये केवल 10 क्वेश्चन ना मानिए आप, इसमें कम से कम आपके हर एक फैक्ट से क्वेश्चन निकलता है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिया गया है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको सभी जितनी भी आपकी विज्ञान की शाखाएं होती हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे जंतु विज्ञान हो आपकी, चाहे फिर वनस्पति विज्ञान हो, सबके आपको फाउंडर अर्थात खोजकर्ता याद रखने हैं। क्योंकि कभी कभी फैक्चुअल या फैक्ट के रूप में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पूछ लिया है आधुनिक रसायन शास्त्र अर्थात वर्तमान रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आपका आंसर लगा लेना है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी लेवासिए को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक अर्थात केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, रसायन विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से। और इसका अर्थ क्या होता है कीमिया का? काला रंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव नहीं है, यहाँ द्रव्य है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, जब हमने आपको डिटेल वाले वीडियो दिए थे वहाँ द्रव्य, पदार्थ वगैरह सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो द्रव्य के संगठन तथा उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर द्रव्य पदार्थ की संरचना छोटे से छोटे पार्ट से लेकर के बड़े बड़े पार्ट्स तक का अध्ययन जहाँ किया जाता है वही आपका क्या होता है? आपका रसायन विज्ञान होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है नीचे दिए गए 4 प्रश्न कथन हो गए यहाँ। ठीक है, नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा एक कथन द्रव्य कहें या पदार्थ, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि जो आपका पदार्थ है वो एक प्रकार का द्रव्य ही होता है। तो द्रव्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो द्रव्य जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि द्रव्य क्या कहलाता है, पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 कथन दिए हैं, इनमें से एक कथन जो है वो गलत दिया गया है और हमें वही बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिया है जिसमें भार हो जो स्थान ग्रहण करे वो द्रव्य कहलाता है। बिल्कुल, ये तो सही है। फिर जिसमें जड़ता का गुण हो, ये भी आपका सही है, वह द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन ना लाया जा सके, ये गलत है। क्योंकि जब तक उसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन नहीं लाएंगे तो वो आपका द्रव्य नहीं कहलाएगा। मतलब एक गलत दिया है और हमें यही बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जो अवरोध उत्पन्न कर सके वो द्रव्य कहलाता है, तो ये भी सही है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि द्रव्य क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ये दिया है जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन ना लाया जा सके। यहाँ से यदि ना हटा दें तो फिर ये सही हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन लाया जा सके वही आपका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो देखिए द्रव्य कहें या पदार्थ कहें एक ही बात होती है। एक प्रकार की वह सामग्री होती है जिसमें भार होता है, मतलब वजन होता है, जो एक निश्चित स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो दबाव डाल सकता है, अवरोध उत्पन्न कर सके, जड़ता का गुण हो, अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जो विभाजित किया जा सके तथा जिसका अस्तित्व हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो वस्तु हमें महसूस होती है, दिखाई देती है, वो सब चीज़ें आपकी पदार्थ कहलाती हैं। जैसे प्रत्यक्ष के रूप में जैसे हमने कह दिया कोई टेबल, ठीक है, ये तो हमें दिख रही है। जैसे अप्रत्यक्ष के रूप में हम कहे थे वायु, तो वायु भी एक प्रकार का आपका पदार्थ है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष हो गई, ये अप्रत्यक्ष। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी ही आपकी द्रव्य कहलाती हैं, सारे के सारे ही आपके पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कह दिया मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य क्या है, एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि यह एक स्थान घेरेगा। ठीक है, इसमें यदि हम दबाव डालेंगे तो या इसको यदि हम थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, भोजन के रूप में ऊर्जा मनुष्य को प्राप्त होती है, तो ये अपने स्थान में परिवर्तन भी ला सकेगा। इसका द्रव्यमान मतलब ये कुछ जगह कवर करेगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो ये भी द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य आप समझ चुके होंगे, और यदि आप बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपके केमिस्ट्री के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है संसार की सभी वस्तुएं बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं संसार की प्रत्येक वस्तुएं? ऑप्शन दिए हैं द्रव्यों एवं पदार्थों से, तत्व के संयोग से, यौगिक के संयोग से, या इनमें से कोई नहीं। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी की सभी आपकी द्रव्य अर्थात पदार्थों से बनी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है द्रव्य एवं पदार्थों से, राइट आंसर है एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाले विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो एक पदार्थ या अनेक पदार्थ, मान के चलिए जैसे चाकू है। ठीक है, तो चाकू बनाने में कई पदार्थ यूज हुए होंगे। ठीक है, कहीं आपका स्टील का वो लगा होगा, पीछे प्लास्टिक लगा होगा। ठीक है, तो ये दो पदार्थ तो हो गए, और इससे एक विशेष गुण प्रदर्शित कर रही है, मतलब चाकू से काटा जाता है तो इसका विशेष गुण हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे पेंसिल हो गई, पुस्तक, चाकू, गिलास, अन्य सामग्री जो भी होगी वो सब की सब आपकी वस्तु कहलाएगी। और ये किससे बनी होती है, तो द्रव्य अर्थात पदार्थों से बनी होती है संसार की प्रत्येक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में या कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपने पढ़ा है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं और रासायनिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन से वो 3 भाग होते हैं आपके? तो एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव, और तीसरा होता है आपका गैस। ठीक है, तो ये तो भौतिक अवस्था के आधार पर। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान में 5 अवस्थाएं पढ़ी जाती हैं। एक प्लाज्मा होती है और एक आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट करके होती है। ठीक है, तो वो भी अभी देख लेंगे। तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 3 प्रकार की। ठीक है, ये दिया गया है। और रासायनिक आधार पर यदि पूछता है तो रासायनिक आधार पर भी 3 प्रकार या 3 वर्गों में पदार्थ को बांटा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका तत्व, दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है आपका मिश्रण। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में, ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं या पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, अब यहाँ द्रव्य कह दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, द्रव्य को ही हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य होता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वैसे तो सभी ने पढ़ा है ठोस, द्रव और गैस, ये 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ अधिकतम पूछा है तो आपको 5 लगाना है। वर्तमान में 5 अवस्थाएं पढ़ी जाने लगी हैं। पहली आपकी ठोस हो गई, दूसरी आपकी द्रव हो गई, तीसरी आपकी गैस अवस्था हो गई, चौथी हो जाएगी प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं हो जाएगी आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर ये दी गई हैं 5 अवस्थाएं, आप इनके नाम देख लें एक बार। नेक्स्ट है पदार्थ की वह अवस्था। अब इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 या 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे बताइए कौन सी एक पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाए आप आंसर लगा देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं वो क्या कहलाती है। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी ठोस, द्रव और गैस। तो हमने पढ़ा हुआ है ठोस क्या कहलाते हैं, द्रव क्या कहलाते हैं और गैस क्या कहलाती है, ठीक है। क्योंकि हमने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि ठोस में संपीड़ता सबसे कम होती है, ठीक है, मतलब असंपीर्ण होता है, घनत्व सबसे अधिक होता है, इनमें जो विसरण का गुण है बहुत कम पाया जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही पूछा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो आपकी ठोस अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया गया है। अब सब देख लें एक बार, ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। इसके जो कण होते हैं बहुत ही सटे हुए, बहुत ही घने रूप में स्थित होते हैं। द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। मान के चलिए 2 पदार्थ हैं, जल ले लीजिए, 2 आपके बर्तनों में जल लिया, ठीक है। तो जल लिया तो यहाँ 1 लीटर जल है तो ये लंबा वाला है जो गिलास, इसमें इतना आ जाएगा और ये चौड़ा है तो इसमें इतना। तो मतलब इनका जो आयतन है वो तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। जिस बर्तन में ढालेंगे उसी के रूप में ये ढल जाता है, ठीक है। और गैस जो होते हैं इसके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक। तो ये होते हैं आपके तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं, कुछ याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक घनत्व और सबसे कम संपीड़ता। संपीड़ता का मतलब होता है दबने का गुण, सबसे कम किस में होता है। तो जो ठोस होंगे वो सबसे कम दबेंगे, ठीक है, और गैस होंगे वो सबसे अधिक दब जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा है। और उच्च घनत्व किसका होता है, घनत्व अर्थात सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी ठोसों की ही होती है। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठोस से कम घनत्व होता है आपका द्रव का और सबसे कम घनत्व होता है आपका गैस का। संपीड़ता सबसे कम किसकी होती है, तो ठोस की संपीड़ता सबसे कम होती है। कभी कभी इसको घटते बढ़ते क्रम में लगाने को भी आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ठोस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होता है, संपीड़ता का गुण सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लें, सभी ये हमने इंक्लूड कर दिया है। ठोस अवस्था जो होती है इसमें सबसे अधिक घनत्व यानी उच्च घनत्व और सबसे कम संपीड़ता। ऐसा नहीं लिखा रहेगा तो लिख देंगे असंपीड़ता, ठीक है, असंपीड़ता इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में जो घनत्व है वो गैसों से तो अधिक होगा इसमें लेकिन ठोसों से कम रहेगा। संपीड़ता भी गैस से कम ठोस से ज़्यादा। और गैस अवस्था में घनत्व सबसे कम होता है और संपीड़ता का गुण सबसे अधिक यानी दबने का गुण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है वह कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो है आपका जल। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो आपकी तीनों अवस्थाओं में, वैसे जल को यौगिक माना जाता है, अभी आगे आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तत्व यौगिक के बारे में तो वहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जल ऐसा है एकमात्र पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ठोस के रूप में यदि जल पाया जाएगा तो वो बर्फ़ के रूप में रहेगा, बर्फ़ ठोस होती है। द्रव के रूप में जो जल है वो जल ही होता है। जल जैसे पूछ ले कि साधारण अवस्था में किस अवस्था में होता है साधारणतया, तो वो आपकी द्रव अवस्था में ही होता है। और गैस के रूप में वाष्प बन जाता है, ठीक है। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है आपका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में भरा होता है, क्या भरा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में आपका प्लाज्मा भरा हुआ होता है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था वर्तमान में मानी जाती है। तो ये प्लाज्मा अवस्था क्या है, देखिए थोड़ा सा, ये दिया गया है पदार्थ की चौथी अवस्था यदि पूछ ले कौन सी है तो आपको आंसर लगाना है प्लाज्मा अवस्था। पांचवी अवस्था कौन सी है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है। तो यहाँ प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पदार्थ की किस अवस्था में कण बहुत ही अधिक ऊर्जा वाले और बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं, तो वो प्लाज्मा अवस्था है। ये कण आयनीकृत के रूप में होते हैं। फिर दिया है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा भरी होती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीली प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो पूछ सकता है कि सूर्य और तारों में जो ईंधन है वो किस अवस्था में पाया जाता है, तो वो भी आपकी प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा
अवस्था में होता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो जहाँ तापमान टेम्परेचर बहुत अधिक होता है वहाँ पर ये प्लाज्मा बनता है। तो सूर्य जो है उसका टेम्परेचर तो सर्वाधिक होता है, तो इस कारण से सूर्य या जो तारे हैं या जो अन्य तारे होते हैं जैसे प्रेक्सिमा सेंचुरी हो गया, तो इनके पास में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये प्लाज्मा अवस्था कहलाती क्या है, तो ये तो आपने देख लिया। अब आपको बता दें कि यह जो प्लाज्मा है ना तो गैस ही होती है और ना ही पूर्ण रूप से द्रव होती है, मतलब ये बीच की स्थिति होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लार, तो लार भी आपकी प्लाज्मा अवस्था में है। जैसे आपने देखा होगा आपका ब्लड, तो ना तो ये बह सकता है एकदम से और ना ही ये जम जाता है, बल्कि बीच की स्थिति में होता है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो पांचवी अवस्था आपकी है ऑप्शन सी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। अब देखिए थोड़ा सा पांचवी अवस्था के बारे में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि ठोस द्रव और गैस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले मतलब पेपर्स में। अब जो नए नए क्वेश्चन निकल करके आते वो यहीं इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। तो पूछ सकते हैं कि पांचवी अवस्था के बारे में गणनाएं करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं, तो सत्येंद्र नाथ बोस हैं। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट मतलब BEC कहा जाता है। तो BEC का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने जो खोज की है इन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया पांचवी अवस्था का। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस का बोस ले लिया और अल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन ले लिया और कंडेंसेंट। ठीक है, तो ये पांचवी अवस्था बन गई। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और कार्क ई बेमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, तो इतना बड़ा नाम आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने के लिए आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट को तैयार किया गया है। तो ये हुए आज के कुछ 10 क्वेश्चन और इनका विश्लेषण। इसके बाद आपकी जो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार होते हैं, जैसे तत्व, यौगिक, मतलब आपको क्रम से ही क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर रहें और कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो आप आसानी से उसका आंसर लगा पाएँ। आपने कितने क्वेश्चन सही किए इन 10 क्वेश्चनों में से कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू।